अब हमारे पड़ोसी देशों में भारत विरोधी इस वैचारिक प्रदूषण के बाद बात करते हैं अपने देश की हवा में मौजूद प्रदूषण की। प्रदूषण हमारे देश में लाखों लोगों को मार रहा है, लेकिन भारत प्रदूषण को कैसे मारेगा इसका रोड मैप किसी के पास नहीं है। इसलिए अब आज की सबसे फ्लॉप खबर, क्योंकि आज भी हम जानते हैं कि प्रदूषण के बारे में हमारे देश के लोग देखना नहीं चाहते, इसलिए हो सकता है हमारी व्यूअरशिप आज फिर गिर जाए, क्योंकि हम प्रदूषण को एक बार फिर एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। ये कोई मसालेदार खबर नहीं है, इस खबर में आपके लिए मनोरंजन नहीं है, लेकिन चिंता जरूर है आपके लिए और आपकी अगली पीढ़ी के लिए। इसलिए आपको जागरूक करना हमारा कर्तव्य है और वो कर्तव्य हम निभा रहे हैं। अब यूं तो पूरे भारत के शहरों की हवा खतरनाक रूप से प्रदूषित हो चुकी है, चाहे आप किसी भी हिस्से में रहते हैं भारत के, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा जागरूकता दिल्ली में हो रहे प्रदूषण को लेकर आई है। चर्चा भी दिल्ली की ही होती है। उसकी वजह यह है कि एक तो दिल्ली भारत की राजधानी है और दूसरा प्रदूषण दिल्ली में एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। इसलिए बड़े बड़े नेता अब प्रदूषण पर जमकर राजनीति कर रहे हैं और नेताओं के इन बयानों की वजह से मीडिया ने इस खबर को दिखाना शुरू कर दिया है। अभी तक दिल्ली में प्रदूषण से लड़ने के लिए शॉर्ट टर्म फैसले किए जाते हैं। कभी इवन और ऑड कर देते हैं कि आधी गाड़ियां जाएंगी, कभी वर्क फ्रॉम होम कर देते हैं, कभी ग्रैब 3 ग्रैब 4 लगा देते हैं, लेकिन ये सब शॉर्ट टर्म चीजें हैं। ये 2-4 दिन, हफ्ते 10 दिन के लिए ठीक है। स्कूलों को बंद कर दिया जाता है, कंस्ट्रक्शन बंद कर दिया जाता है, लेकिन आप हमेशा के लिए कंस्ट्रक्शन बंद नहीं कर सकते, हमेशा के लिए स्कूल बंद नहीं कर सकते, हमेशा के लिए अपनी फैक्ट्रियों को बंद नहीं कर सकते, हमेशा के लिए लोगों से ये नहीं कह सकते कि वर्क फ्रॉम होम करते रहिए या फिर अपनी गाड़ियों को बाहर मत निकालिए। आज अगर भारत में प्रदूषण से लड़ना है तो एक दूरगामी रणनीति बनानी होगी। हमारे देश में लोग अक्सर चीन का उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि देखो, एक जमाने में बीजिंग में AQI 800 के पार चला गया था और कैसे चीन की सरकार ने इस पर काबू पाया। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे दिल्ली और बीजिंग में बहुत बड़ा फर्क है और बीजिंग का फॉर्मूला दिल्ली पर लागू नहीं हो सकता। सबसे बड़ा अंतर है कि चीन में लोकतंत्र नहीं है और चीन की सरकार अपना मनचाहा फैसला तुरंत एक दिन में लागू कर सकती है, क्योंकि वहां फैसले डंडे के आधार पर लागू होते हैं। उसे ना तो संसद में कोई बिल पास कराना है, ना ही उसे हर 5 साल में चुनाव जीतना है। जैसे चीन में पहले लोगों से कहा गया कि 1 से ज्यादा बच्चे पैदा मत कीजिए, और अब चीन की सरकार कहती है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा कीजिए। इसके लिए उन्होंने कोई पार्लियामेंट से कोई बिल पास नहीं कराया और ना ही उन्हें इस बात का तनाव रहता है कि अगली बार हम चुनाव में गए तो हम चुनाव हार जाएंगे। दूसरी तरफ भारत में लोकतंत्र है, विपक्षी पार्टियां हैं जो सरकार के हर फैसले पर राजनीति करती हैं। यहां पर संसद है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट है, सक्रिय मीडिया है। इसलिए भारत में किसी भी फैसले को लागू करने में वर्षों लग जाते हैं और इसके बावजूद हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की वजह से कई फैसले तो पूरी तरह से लागू हो ही नहीं पाते। लगातार उन नए कानूनों का विरोध होता रहता है, चाहे वो कृषि के कानून हो, चाहे वो नए नागरिकता के कानून हो, चाहे वो नया कानून बना है जी राम जी, चाहे वो कानून हो। हमारे देश में जो सिस्टम है वो मल्टी लेयर्ड सिस्टम है। हमारे देश में पहले केंद्र सरकार है, फिर राज्य की सरकार है, फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है और अलग अलग पार्टियों की यहां पर सत्ता होती है। राज्य सरकार में किसी और पार्टी की सत्ता है, केंद्र में कोई और पार्टी है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में किसी और का वर्चस्व है। लेकिन ये सारी चुनौतियां चीन में नहीं है। लेकिन वर्षों बाद अब चीन में भी प्रदूषण लौट आया है। आज बीजिंग का अधिकतम AQI 231 है। जब मैं आपको आज बता रहा हूं, चीन में भी AQI 231 पहुंच गया और ये आज का है और ये खराब श्रेणी में माना जाएगा, यानी वहां की जो श्रेणी है हवा की वो खराब है। आज दिल्ली का प्रदूषण यहां की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही दूर किया जा सकता है।
आज हम अपनी तरफ से कुछ सुझाव देना चाहते हैं, दिल्ली सरकार को बताना चाहते हैं कि उसे क्या करना चाहिए। सबसे पहले डस्ट यानी धूल पर काम करना होगा। धूल भारत में हवा को प्रदूषित करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर है। यूरोप और पश्चिमी देशों में आप घर में सफाई अगर ना भी करें 2-4 दिन तो आपको घर में कभी धूल नहीं मिलेगी, लेकिन भारत में एक ही दिन अगर आप सफाई ना करें तो घर की हर चीज पर धूल जमा हो जाती है। आप याद करके देखिए। और आपको अपने घर में हर रोज धूल और मिट्टी को साफ करना होता है। आप सोचिए आपके घर में हर रोज इतनी मिट्टी और धूल कहां से आता है, क्योंकि ये हवा में इतनी मिट्टी और धूल है। अगर आप एक सफेद कमीज पहनकर सुबह घर से बाहर निकल जाएं तो शाम होते होते ये कमीज गंदी हो जाती है। और इसका सबसे बड़ा कारण है हवा में धूल। ये धूल कंस्ट्रक्शन से होती है और बंजर जमीन से भी आती है। हमारे देश में सड़कों के किनारे बहुत बड़ी संख्या में धूल और मिट्टी पड़ी होती है और यही हाल फुटपाथों का भी है। इसका सबसे आसान उपाय यह है कि सरकार को सड़कों के किनारे, बंजर जमीन पर और सभी फुटपाथों पर अब घास और पेड़ पौधे लगा देने चाहिए। हमें हर फुटपाथ पर घास लगानी चाहिए, लेकिन इसके लिए फुटपाथ से पहले अतिक्रमण हटाना पड़ेगा, गैर कानूनी पार्किंग को हटाना पड़ेगा। आप सोचिए आज अगर हम हर फुटपाथ पर घास लगाना भी चाहें, पेड़ पौधे लगाना भी चाहें, तो फुटपाथ पर हमारा कब्जा है कहां? फुटपाथ तो सरकार के पास है ही नहीं। सड़कों के किनारे जो जमीन पड़ी हुई है वो तो सरकार के कब्जे में है ही नहीं, क्योंकि उस पर गैर कानूनी कब्जा हो चुका है। इसलिए बड़ी चुनौती यह है कि आज अगर हम यहां सब जगह घास लगाना चाहें, पेड़ पौधे लगाना चाहें, ताकि ये सारी डस्ट जो है ये बैठ जाए, सारी धूल मिट्टी बैठ जाए, तो हमारे पास तो हमारे फुटपाथ हैं ही नहीं। इन्हें खाली कराने में वर्षों लग जाएंगे। लेकिन एक और चीज याद रखिए, इन पर कब्जा किसने किया है? किसी पाकिस्तान से आए व्यक्ति ने नहीं किया, चीन से आए व्यक्ति ने नहीं किया, हमारे अपने ही देश के लोगों ने हमारे फुटपाथों पर कब्जा कर रखा है। आज हमारे देश में फुटपाथ चलने के काम नहीं आते। आप फुटपाथ पर चल ही नहीं सकते, फुटपाथ पर साइकिल नहीं चला सकते, क्योंकि फुटपाथ पर दुकानें सज चुकी हैं, फुटपाथ पर पार्किंग हो रही है या फिर फुटपाथ पर अवैध कब्जा हो चुका है। और इसीलिए हमने कहा कि चीन में यह सब कुछ करना आसान है, लेकिन भारत में नहीं। भारत में सड़क और फुटपाथों से अवैध कब्जा हटाने में वर्षों लग जाएंगे और अगर किसी सरकार ने कोशिश की तो अगले चुनाव में हार जाएगी। देश भर में सड़कों और फुटपाथों को पेड़ पौधों का फिल्टर बनाकर हवा साफ की जा सकती है। इसके बाद हमें अपने देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर करके लोगों को अपनी गाड़ियों को इस्तेमाल करने से हतोत्साहित करना होगा। आज देश भर की सड़कों पर इतनी गाड़ियां आ चुकी हैं कि न तो गाड़ियों के चलने की कोई जगह बची है और ना ही पार्किंग के लिए कोई जगह बची है। हर रोज देश भर के शहरों में घंटों ट्रैफिक जैम लगते हैं और ट्रैफिक जैम से भी ये प्रदूषण फैलता है, हवा जहरीली होती है। इसी हफ्ते दिल्ली में प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि ट्रैफिक से प्रदूषण फैलता है। सड़कों पर गाड़ियों की संख्या कम करनी होगी। पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां न सिर्फ धुआं छोड़ती हैं, बल्कि उनके टायर, उनके ब्रेक्स और सड़कों पर जब इतना भार लेकर ये गाड़ियां चलती हैं, उससे भी हवा जहरीली होती है, प्रदूषण फैलता है। तो ये मत समझिए कि सिर्फ एग्जॉस्ट से जो धुआं निकल रहा है गाड़ी के, वही प्रदूषण है। इस समय भारत में ऑटो रिक्शा, भारत की टैक्सियां और कमर्शियल व्हीकल्स की हालत सबसे बुरी है। इन गाड़ियों का ना तो ठीक से मेंटेनेंस होता है, ना ही इन गाड़ियों में जो टायर हैं वो ठीक हैं, ना ही इनके ब्रेक सही हैं और ना ही इनके इंजन अच्छी स्थिति में हैं। इन करोड़ों गाड़ियों की वजह से सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है और ये सड़कों पर पार्किंग के लिए भी अवैध रूप से इनकी पार्किंग कर दी जाती है। और इस सब का एक ही समाधान है कि हम अपना जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, अपनी बस सर्विस जो है, अपनी मेट्रो सर्विस है, इसे इतना अच्छा बनाएं कि लोग अब गाड़ियों को बाहर निकालना बंद कर दें। और जो गाड़ियां सड़कों पर चलें भी वो इलेक्ट्रिक कार होनी चाहिए। चीन ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसने अपने देश में प्रदूषण की आपदा को एक अवसर में बदल दिया और वहां की सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना शुरू किया। और आज चीन दुनिया भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल के उत्पादन में नंबर 1 पर है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वहीं बनते हैं। भारत को भी यही रास्ता अपनाना चाहिए। इसके बाद भारत को अपनी फैक्ट्रीज को कोयला, तेल और गैस से हटाकर बिजली पर चलाना होगा। कोयला दुनिया का सबसे गंदा और प्रदूषण फैलाने वाला ईंधन है और भारत के ईंधन में 70% हिस्सेदारी कोयले की है। 1952 में लंदन में इसी तरह का प्रदूषण हुआ था।
तब वहां भी घरों और फैक्ट्रीज में कोयले का इस्तेमाल होता था, जिसे बाद में बंद किया गया। इन फैक्ट्रीज को हमें शहरों से बाहर शिफ्ट करना होगा, लेकिन शिफ्ट करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इससे इन कंपनियों के मालिक नाराज होंगे, उद्योगपति नाराज हो जाएंगे और यहां पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी विस्थापित करना पड़ेगा, जो आसान नहीं है। ऐसे में इसका जबरदस्त विरोध होगा। इसलिए चीन के लिए प्रदूषण से लड़ना हमसे कहीं ज्यादा आसान था, क्योंकि चीन में सरकार ने अगर एक बार कुछ कह दिया तो फिर वो करना ही पड़ेगा। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अगर आप आज कुछ फैक्ट्रियों को विस्थापित भी करेंगे तो PIL लग जाएंगी, विरोधी दल जो हैं वो उस पर राजनीति करने के लिए आ जाएंगे, कई महीनों को तक सड़कों पर जैम करके विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। एक और बात, चीन ने अपने देश में प्रदूषण को कम करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए, ऐसी व्यवस्था बनाई, लेकिन इतना पैसा शायद भारत की सरकारें खर्च नहीं कर पाएंगी, क्योंकि हमारे पास इतना बजट नहीं है। इसके अलावा चीन में पराली जलाने की समस्या नहीं है। सरकार को किसानों को इस बात के लिए अब प्रेरित करना होगा कि वो पराली ना जलाएं। हमारे देश में पराली जलाने की घटनाएं कम तो हो रही हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से बंद करनी पड़ेंगी। चीन में पराली की समस्या नहीं थी, उनके जो किसान हैं वहां पर इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है। खास तौर पर पंजाब में अब भी सबसे ज्यादा पराली जलाई जा रही है। भारत की तरह चीन में रसोई में कोयला जैसे ईंधन का प्रयोग नहीं होता था, जिससे प्रदूषण फैलता है, लेकिन भारत में लंबे समय तक रसोई में या तो लकड़ियां जलाई जाती थी या कोयले का प्रयोग होता था, और हमने बड़ी मुश्किल से उसे बंद किया है। चीन के सामने ये सारी चुनौतियां नहीं थी। आज दिल्ली में प्रदूषण के लिए लोग सरकार को दोष देते हैं, व्यवस्था की आलोचना करते हैं, लेकिन दिल्ली में प्रदूषण के लिए दिल्ली के लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं। पुरानी गाड़ियां जो प्रदूषण फैलाती हैं, लोग उन्हें रिटायर नहीं करना चाहते। कंस्ट्रक्शन के दौरान इस बात का ख्याल नहीं रखते कि प्रदूषण ना फैले। जैसे कंस्ट्रक्शन साइट को ढककर आज भी दिल्ली और बड़े बड़े शहरों में नहीं रखा जाता, इसी तरह दिल्ली में अवैध कंस्ट्रक्शन लगातार किया जाता है और इससे प्रदूषण फैलता है। रिश्वत लेने के लिए लोग सरकारी अधिकारी को तो दोष देते हैं, क्योंकि रिश्वत देने के बाद आप दिल्ली में कुछ भी कर सकते हैं। दिल्ली में क्या, पूरे भारत में आप कुछ भी कर सकते हैं, और लोग सरकारी अधिकारी को दोष देते हैं कि ये बड़े भ्रष्ट हैं। लेकिन रिश्वत देने वाले आम लोगों को आप दोष नहीं देते, जो कहते हैं कि रिश्वत ले लो लेकिन मेरी कंस्ट्रक्शन जारी रहने दो। दिल्ली में लोगों ने अवैध पार्किंग और अवैध कब्जा कर रखा है फुटपाथ पर, और यही हालत देश भर के शहरों की भी है। जब सरकार कोई सख्ती करती है तो जनता सरकार को ही चुनाव में हरा देती है और उस सरकार को जिता देती है जो वादा करती है कि वो इन सख्ती वाले फैसलों को सत्ता में आने के बाद बदल देगी। इसलिए हमारे देश में समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। तो चीन हमारा रोल मॉडल इस बारे में नहीं हो सकता। हाँ, यूरोप के जो देश हैं, पश्चिमी जो देश हैं, वो हमारे रोल मॉडल हो सकते हैं, लेकिन वहां के जो हालात हैं वो भी हमसे बिल्कुल अलग है। वहां का मौसम बिल्कुल अलग है, वहां की ज्योग्राफी जो है वो बिल्कुल अलग है, और भी बहुत सारी चीजें हैं वहां की जो भारत से बिल्कुल अलग है। इसलिए भारत एक बिल्कुल अलग स्थिति में है, और भारत का जो रोड मैप होना चाहिए वो ना तो यूरोप जैसा हो सकता है ना चीन जैसा हो सकता है। ये हमें यहीं बैठकर मिलकर बनाना होगा, जिसमें हमारे देश के लोगों को भी भागीदारी निभानी होगी और सरकार को भी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अगली पीढ़ी, आप तो अब नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपकी अगली पीढ़ी अगर साफ हवा में सांस ले, आप चाहते हैं, तो फिर आपको भी इसमें भागीदार बनना पड़ेगा।